कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। आज की क्लास में मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ वो अपना रहेगा जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है वो अपना स्टार्ट होगा आज से। इसमें आज इस पार्ट से मैं एनिमल हस्बेंड्री वाला अपना पशुपालन डेयरी से संबंधित जो अपना पार्ट है, जो अपन जो इकोनॉमी वाला पार्ट कर रहे थे वो अपना प्रॉपर चलता रहेगा, उसमें जो क्वेश्चंस है वो भी चलते रहेंगे। इसके अलावा जो अपना पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है वो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस ध्यान से देखिए, आप पशुपालन और डेयरी से संबंधित मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल से करवाऊंगा। जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट अपने एग्जाम तौर पर जो रहेगा वो कराऊंगा, जो जेड के लिए, अपने आईसीआर के लिए, एक दर्जा सुपरवाइजर के लिए, और 12th बेस पर जो अपना चल रहा है वो उस लेवल पे वो डिटेल से करवाऊंगा मैं आपको। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप से करवाऊंगा मैं आपको इसमें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, अपना जो पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री वाला पशुपालन, उसमें जो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, इससे रिलेटेड हम अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें। तो ध्यान से देखिए, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट ऑफ हम एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन किस प्रकार से उसे बोल सकते हैं वो देखिए। पशुओं की फीडिंग, पशुओं की फीडिंग यानी पशुओं के चारा, फीडिंग यानी चारा, पशुओं के चारा व उनके आवास व स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए चारा, आवास व स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य का जो अपन अध्ययन करते हैं उनके, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये अपने पशुपालन से रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री उसकी डेफिनेशन हुई प्रॉपर। अब आगे देखिए अपने इसमें पशुपालन, जो पशुपालन विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है, यानी कि जो पशुपालन विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है अपने कृषि मंत्रालय। जो पशुपालन विभाग है वो कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत ये आता है। आगे देखिए, अब बोला जाए पशुपालन जो इसका जो अस्तित्व है, जो अपने पशुपालन अस्तित्व कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो अस्तित्व में कब आया, तो ये जो अस्तित्व में आया वो आया 1 फरवरी 1991 में। 1 फरवरी 1991 में, 1 फरवरी 1991 में ये अपने अस्तित्व में आया। आगे देखिए इसके अंदर अपने आता है वो आता है जो अपने इसमें पशुपालन व डेयरी से संबंधित जो संस्थान है, अपने पशुपालन और डेयरी से संबंधित संस्थान है वो देखिए। इसमें फर्स्ट ऑफ इसके अंदर आता है वो आता है अपने इसमें NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, जो है करनाल हरियाणा के अंदर है। ये जो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1985 के अंदर, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई। आगे देखिए इसके अंदर सेकंड आता है अपने इसमें, जो सेकंड आता है वो आता है CSWRI। जो CSWRI है वो सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है अपने अविकानगर टोंक। अविकानगर टोंक के अंदर CSWRI का संस्थान स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई वो हुई 1962 में, 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई। आगे देखिए इसके अंदर आगे आता है वो आता है CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गोट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गोट। जो अपने बकरी अनुसंधान संस्थान है वो है मखदूम मथुरा। जो इसकी स्थापना हुई वो हुई 1979 में, 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई।
नेक्स्ट आता है अपने इसमें CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो है हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा के अंदर CIRB अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो इसका अपने स्थापना हुई इसकी वो हुई 1985 में, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट आता है CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इज्जतनगर यूपी, इज्जतनगर यूपी। आगे देखिए इसमें आगे जो आता है अपने इसमें NIANP जो है राष्ट्रीय पशु पोषण व कार्यकी संस्थान जो है बेंगलोर के अंदर। आगे देखिए आगे आता है NRCC जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल। यह है जोरबिड बीकानेर। इसका जो रिसर्च सेंटर है वो है जोरबिड बीकानेर। जो इसकी स्थापना हुई वो हुई 1984 में, 1984 के अंदर। आगे देखिए अपने इसमें आगे आता है वो देखिए अब इसमें इसके अंदर जो अपने है एक वो और देख लीजिए। इसके अंदर जो अपने है दो NRCM&M। इसका मतलब ये है कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट का जो संस्थान है वो है, जो संस्थान सेंटर है वो है हैदराबाद के अंदर, वो हैदराबाद के अंदर है। आगे देखिए NRCM नेशनल रिसर्च सेंटर मीट। जो मीट का नेशनल रिसर्च सेंटर संस्थान है वो है इज्जतनगर यूपी। जो ओनली मीट का पूछा जाए तो वो है इज्जतनगर यूपी, और मीट एंड मीट प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो है हैदराबाद के अंदर। तो ये दोनों बात आप याद रख लीजिए। इसके अंदर दोनों संस्थान सेंटर जो है वो। आगे इसके अंदर देखते हैं, आगे चलते हैं इसके अंदर जो वो देखिए आप इसके अंदर पढ़ेंगे। आगे देखिए इसके अंदर आता है NDRI वो देखिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो NDRI है वो है करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। आगे देखिए इसके अंदर आगे आता है इसमें NDDB है वो है आनंद गुजरात। जो 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई। वो देखिए इसके अंदर जो NDDB है वो देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये है आनंद गुजरात के अंदर, आनंद गुजरात। और जो इसकी स्थापना हुई वो हुई 1965 के अंदर, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई। आगे देखिए इसके अंदर आगे जो IDC देखिए आप इसके अंदर नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन, नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई वो हुई 13 जनवरी 1970, 13 जनवरी
1970 के अंदर एनडीसी नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। आगे देखिए, जो भारत के अंदर जो अपने श्वेत क्रांति के जनक है वो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे देखिए, इसके अंदर आगे जो अपने आता है, दुग्ध उत्पादन हेतु ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध उत्पादन हेतु ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ हुआ। जो दुग्ध फ्लड है उसका देखिए, जो दुग्ध उत्पादन हेतु दुग्ध उत्पादन हेतु ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ, वो देखिए आप इसके अंदर जो इसका शुभारंभ हुआ वो 3 चरणों के अंदर हुआ। जो फर्स्ट चरण हुआ इसका, वो देखिए, फर्स्ट चरण हुआ वो हुआ इसका 1970 के अंदर। और चरण जो सेकंड हुआ, सेकंड चरण है इसका जो वो हुआ 1 जुलाई 1978 से 85, 1978 से 1985। तीसरा चरण हुआ वो देखिए, इसमें जो ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ वो तीसरा जो चरण हुआ वो हुआ 1993 से 94, 1933 से 1934, 1993 से 1994 के अंदर इसका शुभारंभ हुआ। 3 चरण है जो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन तो ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किया गया, जो 3 चरणों में किया गया। आगे देखिए, आगे जो अपने आता है इसमें वो देखिए, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन योजना। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन योजना, वो देखिए आप इसके अंदर, इसमें देखिए आप जो इससे आगे अपने चल रहा था वो इसमें देखिए, इसके अंदर जो आएगा अब वो देखिए, जो पशुओं से रिलेटेड अपने डेयरी से रिलेटेड कुछ वंश लाइन्स के अंदर कुछ पॉइंट है तो आप वो सुन लीजिए। इसके अंदर जो अपने आता है फर्स्ट वो देखिए, बकरी आवास एवं चारा उत्पादन योजना। बकरी आवास एवं चारा उत्पादन योजना वो कब शुरू हुई? वो शुरू हुई 1981 से 82 के अंदर हुई। और वो शुरू ये है योजना जो शुरू की गई वो कहाँ की गई? वो की गई रामसरा अजमेर के अंदर। रामसरा अजमेर के अंदर जो ये शुरू की गई वो अपने स्विट्ज़रलैंड की सहायता से यह योजना चलाई गई थी। आगे देखिए, इसमें राजस्थान में फ्रोजन सीमन बैंक, जो राजस्थान के अंदर जो फ्रोजन सीमन बैंक है वो कहाँ है? राजस्थान के अंदर फ्रोजन सीमन बैंक, फ्रोजन सीमन बैंक वो है बस्सी जयपुर। बस्सी जयपुर के अंदर ये है फ्रोजन सीमन बैंक स्थित है। आगे देखिए, गाय की थारपारकर नस्ल सुधार परियोजना कहाँ कार्यशील है? गाय की थारपारकर नस्ल सुधार परियोजना वो कहाँ कार्यशील है? वो है बाड़मेर के अंदर। गाय की थारपारकर नस्ल सुधार जो परियोजना है वो कार्यशील है अपने बाड़मेर के अंदर। आगे देखिए, इसके अंदर जो आता है वो देखिए,
रजुआस, RAJUVAS, रजुआस। रजुआस देखिए यहाँ पर इसमें रजुआस जो इसकी स्थापना की गई, रजुआस की स्थापना वो की गई बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना की गई और वो की गई 2010 में। 2010 के अंदर इसकी स्थापना की गई। रजुआस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस जो है बीकानेर के अंदर है और इसकी स्थापना हुई 2010 के अंदर हुई। और जो इसका जो बजट पास किया गया, जो बजट की घोषणा की गई वो देखिए, बजट घोषणा वो की गई 2009-10 के अंदर। 2009-10 के अंदर इसकी बजट घोषणा की गई। आगे देखिए इसके अंदर जो रजुआस आता है वो अपने ICAR के अंतर्गत आता है। रजुआस है वो आता है ICAR के अंतर्गत, ICAR, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के अंतर्गत आता है रजुआस। आगे देखिए इसके अंदर, अब जो इसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए इसके अंदर जो पशुओं की जो जनगणना है वो देखिए इसमें। पशुओं की जनगणना, पशुओं की जनगणना के अंदर देखिए आप इसमें पशुओं की जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 5 साल के अंतर पर होती है। पशुओं की जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 5 साल के अंतर पर होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पशुओं की जनगणना होती है 5 साल के अंतर पर, 6 साल के अंतर पर, 2 साल के अंतर पर या 10 साल के अंतर पर, इस तरह से पूछ लिया जाता है। आगे देखिए जो 19वीं पशु जनगणना हुई वो कब हुई? 19वीं पशु जनगणना, 19वीं पशु जनगणना, 19वीं पशु जनगणना जो हुई वो हुई 2012 के अंदर। 2012 के अंदर 19वीं पशु जनगणना हुई और अब तक जो पशु जनगणना हुई वो हुई 19 बार। अब तक पशु जनगणना हुई 19 बार। अब तक पशु जनगणना, उन्नीस बार अब तक पशु जनगणना हो चुकी है। आगे देखिए इसके अंदर 19वीं पशु जनगणना के अनुसार जो 2012 में हुई उसमें राजस्थान में पशुओं की जो संख्या थी वो थी, राजस्थान में 19वीं पशु जनगणना के तहत जो राजस्थान में पशुओं की जो संख्या थी वो थी 577.32 लाख, 577.32 लाख। आगे देखिए इसके अंदर जो आता है वो अपने देखिए इसमें जो राजस्थान में जो अपने भारत में जो भारत के अंदर दे रखा है वो देखिए इसमें भारत में कुल पशुओं की संख्या है, भारत के अंदर तो कुल पशुओं की संख्या 512.1 मिलियन, 512.1 मिलियन भारत के अंदर पशुओं की संख्या है। आगे देखिए भारत में मुर्गियों की जो संख्या है वो देखिए 729.2 मिलियन। भारत में मुर्गियों की संख्या है 729.2 मिलियन, भारत में मुर्गियों की संख्या है। आगे देखिए भारत का पशुपालन, भारत का जो पशुपालन है वो विश्व में स्थान है। विश्व के अंदर जो भारत का पशुपालन है वो प्रथम स्थान है, 15% विश्व के अंदर यही से होता है। आगे देखिए केटल गाय जो विश्व में प्रथम स्थान
गाय का है, कैटल का है, जो है 190.9 मिलियन, 190.9 मिलियन। अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 37.2%। दूसरा है वो है बकरी का, और जो तीसरा दे रखा है वो है भैंस का, और चौथा है भेड़ का, और सातवां है ऊँट का। आगे देखिए, इनका जो मैं टेबल है वो आपको बता दूंगा कितनी संख्या है इनकी, कितना मिलियन है, कितना परसेंट है, वो सब मैं बता दूंगा आपको। अभी मैं आपको जो अपने डाटाबेस के तौर पे मैं कुछ आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, फिर अपना जो चलेगा वो डिटेल से चलेगा। अभी मैं पशुपालन और डेयरी से संबंधित जो अपने कुछ मुख्य पॉइंट्स बनते हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, इसके अंदर भारत में मुर्गियों की संख्या है वो 729.2 मिलियन है। आगे देखिए, राजस्थान में पशु जनगणना का कार्य कौन सा विभाग करता है? राजस्थान में पशु जनगणना का कार्य कौन सा विभाग करता है? वो करता है राजस्व मंडल, जो है अजमेर में, राजस्व मंडल अजमेर। आगे देखिए, 18वीं पशु जनगणना हुई वो हुई 2007 के अंदर। 19वीं हुई थी वो पशु जनगणना हुई, वो अपने हुई 2012 के अंदर। और जो 18वीं पशु जनगणना हुई, 18वीं पशु जनगणना वो हुई 2007 में। 2007 के अंदर जो 18वीं पशु जनगणना हुई। आगे देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में पशु जनगणना कब हुई? जो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर जो पशु जनगणना हुई वो हुई 1951 के अंदर, और जो भारत में हुई वो हुई 1919 से 20 में, 1919 से 20 में। आगे देखिए, 19वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जो कुल पशु है वो मैंने बता दिया आपको 577.232 लाख। आगे देखिए, राजस्थान में मुर्गियों की संख्या है वो है 80.24 लाख, 80.24 लाख। आगे देखिए, राजस्थान में पशु घनत्व है, राजस्थान के अंदर जो पशु घनत्व है वो देखिए, राजस्थान के अंदर पशु घनत्व है वो है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 169 पशु है। आगे देखिए, सर्वाधिक पशु धन वाला जिला है वो है बाड़मेर, और जो सबसे कम पशु धन वाला जो जिला है वो है धौलपुर। आगे देखिए, पशुधन में वृद्धि जो हुई वो 2007 से 12 तक कितनी हुई? वो हुई 1.89% की वृद्धि हुई, जिसे अगर अपन संख्या के अंदर देखें तो 1.69 लाख पशु की वृद्धि हुई। राजस्थान में पशुओं का स्थान, राजस्थान के अंदर जो पशुओं का स्थान और उनकी संख्या कितनी है, उनका परसेंट कितना है, वो मैं आपको एक टेबल में बता दूंगा, जो आपको एक ही जगह मिल जाएगा आपको सारा डिटेल से। उसके अंदर आपको टेबल से अच्छे से याद हो जाए, इसके अंदर पशु आ जाएंगे, पशुओं की संख्या आ जाएगी, उनका कितना परसेंट है वो देख लेंगे इसके अंदर। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, तो आप उनको एक जगह याद कर सकते हो आसानी से। तो देखते आगे, इसमें राजस्थान में पशु संपदा कब आई? राजस्थान के अंदर पशु संपदा कब आई? राजस्थान के अंदर पशु संपदा कब आई? 17वीं पशु जनगणना हुई, उसके अंदर हुई वो हुई 10.08% की राजस्थान के अंदर पशु संपदा आई। आगे देखिए, पशुओं की कमी जो हुई वो हुई 55.09 लाख पशु। आगे देखिए, इसके अंदर जो राजस्थान पशु बोर्ड का जो गठन हुआ, राजस्थान पशु बोर्ड का गठन हुआ वो हुआ 13 अप्रैल 2005 के अंदर। राजस्थान पशुपालन बोर्ड का गठन हुआ वो हुआ 13 अप्रैल 2005 के अंदर हुआ। देश की सबसे बड़ी जो गौशाला है वो है, देश की सबसे बड़ी गौशाला वो है पथमेड़ा, जालोर, सांचौर में। आगे देखिए, भारत का कुल दुग्ध उत्पादन है वो है 165.4 मिलियन, जो इसका जो मिलियन टन, जो इसका जो आंकड़ा है वो है 2016-17। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन यूपी का है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन यूपी। आगे देखिए, इसके अंदर
भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता है, भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता है वो है 355 ग्राम पर डे, 355 ग्राम पर डे। सबसे ज़्यादा दुग्ध उपलब्धता किस राज्य की है? सबसे ज़्यादा दुग्ध उपलब्धता किस राज्य की है? वो राज्य है पंजाब। पंजाब की है 1075 ग्राम पर डे पर कैपिटल। आगे देखिए, सबसे कम दुग्ध उपलब्धता है दमन व दीव की, सबसे कम दुग्ध उपलब्धता है वो है दमन व दीव की। आगे देखिए, जो भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन का जो हिस्सा है वो है 18.5%। जो स्थान है वो है प्रथम। आगे देखिए, दूसरे स्थान पर है वो है यूएसए जिसका परसेंट है 12%। आगे देखिए, तीसरे स्थान पर है वो है चीन जिसका स्थान है जो परसेंट है वो है 5%। इसमें देखिए आगे आप आगे देखिए, इसके अंदर जो आता है वो देखिए, इसमें जो अपने भारत के अंदर जो विभिन्न पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन है वो पड़ा इसके अंदर कि भारत के अंदर जो भैंस का दुग्ध उत्पादन है वो है 49% और जो गाय का है वो है 47%। गाय का जो भारत के अंदर वो देसी विदेशी का मिलाकर है, विदेशी का इसके अंदर है 27% और देसी गाय 20%। तो टोटल मिला के कुल गोवंश का है वो है 47%। और इसके अंदर देखा जाए भेड़ बकरी का है वो है 4%। भेड़ बकरी का जो भारत के अंदर जो दुग्ध उत्पादन है वो है 4%। भारत के बाद में अगर राजस्थान का देखा जाए, अपने राजस्थान का जो दुग्ध उत्पादन है विभिन्न पशुओं का, तो इसके अंदर जो भैंस का है वो है 53% और जो गाय का है वो है 36% और जो बकरी का है वो है 1%। इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में आता है अपने इसमें राजस्थान कॉरपोरेशन फेडरेशन डेयरी की स्थापना। राजस्थान कॉरपोरेशन फेडरेशन डेयरी की स्थापना वो हुई 1977 के अंदर। 1977 के अंदर इसकी स्थापना हुई। राजस्थान कॉरपोरेशन फेडरेशन डेयरी की स्थापना 1977 के अंदर हुई। ये अपने पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, डेयरी से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो बेसिकली मैंने आपको बताया है। अपनी क्लास नेक्स्ट जो वीडियो से स्टार्ट इसके अंदर मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगा जो डिटेल से चलेगा अपने इसके अंदर। सो गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट, कुछ अच्छे टॉपिक्स, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बना के लेके आऊँगा। सो गाइज, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।